वाकई बहुत ही रोमांचक है इसका इतिहास। मेरे पीछे जो आप इमारत देख रहे हैं ये है खास महल। इस किले को घूमना, इसके बारे में जितनी जानकारी प्राप्त की जाए उतना ऐसा लगता है कि वाकई वो बहुत कम रह जाती है। अभी मैं आपको एक बहुत ही मैजिक विंडो यहाँ पर दिखा रहा हूँ, जो आप मेरे पीछे देख रहे हैं यहाँ पर। तो यही वो दीवाने खास जगह है जहाँ पर शिवाजी महाराज की औरंगजेब के साथ मुलाकात हुई थी। अब मैं आपको आगरा के किले में मौजूद अंग्रेज़ों के झूठ का एक बहुत बढ़िया प्रमाण दिखाता हूँ। आगरा का यह ऐतिहासिक किला, जिसकी संरचना किसी रहस्यमयी दुर्ग के समान प्रतीत होती है, दरअसल एक बहुमंजिला दुर्ग है। किले का लगभग 75% भाग सेना के नियंत्रण में है तथा आम पर्यटक किले का लगभग 25% भाग ही देख पाते हैं। अब मैं आपको आगरा के किले में मौजूद अंग्रेज़ों के झूठ का एक बहुत बढ़िया प्रमाण दिखाता हूँ, जिसे देखकर आपको भी अंग्रेज़ों के झूठ का एक एहसास हो जाएगा, जिसका उल्लेख यहाँ पर एक शिला पट्टिका पर लगा हुआ है शिला पट्टिका, जिसमें इस पूरी घटना का वर्णन भी है। मैं उसके बारे में आपको बताता हूँ। ये आपने देख रहे हैं, इसमें जो रोशन आरा का जो भवन है उससे बिल्कुल लगी हुई ये जो परिसर है, एक बरामदा है, उसमें एक कमरा बना हुआ है और उस कमरे में एक बहुत बड़ा भव्य दरवाज़ा है, एक गेट है बहुत बड़ा, जो मैं आपको यहाँ से दिखाता हूँ। दरअसल इस गेट के बारे में यहाँ पर एक शिला पट्टिका भी लगी हुई है, वो इसको लिखा हुआ है सोमनाथ का दरवाज़ा। और दूसरी एक जो शिला पट्टिका यहाँ पर लिखी हुई है, जिसमें गजनी दरवाज़ा भी लिखा हुआ है, जिसे आप देख सकते हैं। था क्या, इस घटना के बारे में आपको बताता हूँ। बात है सन 1842 की, और 1842 में जो भारत के गवर्नर जनरल थे लॉर्ड एलनबरो, वो एक दरवाज़ा बाहर से लेकर के आए और उन्होंने इस बात का प्रचार प्रसार किया कि ये वही दरवाज़ा है जिसे महमूद गजनवी 1025 में सोमनाथ के मंदिर से निकाल करके ले गया था, और हम जो है उस दरवाजे को वापस ले आए हैं ताकि उन्हें जो भारतीय हैं उनकी एक सिंपैथी यहाँ पर मिल सके। और इस बात का उन्होंने खूब प्रचार प्रसार किया कि ये सोमनाथ मंदिर के दरवाजे हैं। लेकिन बहुत जल्द जो हकीकत थी वो लोगों के सामने आने लगी और लोगों को पता लग गया कि ये सोमनाथ मंदिर के दरवाजे नहीं हैं, बल्कि ये महमूद गजनवी के मकबरे के दरवाजे हैं। तो जब ये बात फैल गई और लोगों को पता लग गई, तो इसे फिर अंग्रेज़ जो हैं वो जो सोमनाथ इसे ले जाना चाहते थे, उन्होंने इस विचार को त्याग दिया और इन दरवाज़ों को सोमनाथ ले जा करके आगरा के किले में यहाँ पर रखवा दिया। तब से ये महमूद गजनी के मकबरे के जो गेट हैं वो यहाँ पर रखे हुए हैं। तो ये एक बहुत बड़ा झूठ था अंग्रेज़ों का, जो यहाँ आज भी प्रमाण के रूप में आप आगरा के किले में देख सकते हैं। अभी मैं आपको एक बहुत ही मैजिक विंडो यहाँ पर दिखा रहा हूँ, जो आप मेरे पीछे देख रहे हैं यहाँ पर। अगर आप इसकी संरचना को देखें तो ये बिल्कुल बंद आपको विंडो दिखाई देगी। मैं आपको भी इसे दिखाता हूँ। यहाँ से अगर हम देखें तो ये विंडो पूरी तरह से बंद दिखाई दे रही है। अब इसे इसके दूसरी ओर से अगर हम देखते हैं तो बिल्कुल आश्चर्य होता है इसकी बनावट पे। अब अगर इधर उसी विंडो को अगर हम देख रहे हैं तो इससे दिखाई दे रहा है कि ये विंडो जो है वो बंद नहीं है बल्कि खुली है।
और इसकी जो बनावट है वो इस प्रकार से की गई है ताकि इसमें से हवा पूरी तरह से आ सके। यानी अगर इधर से हम कोई चीज़ बाहर, कोई कागज़ का टुकड़ा या कोई भी और चीज़ फेंकते तो बिल्कुल बाहर चली जाएगी। तो ये इसकी एक मैजिक विंडो है। मेरे पीछे जो आप इमारत देख रहे हैं ये है खास महल, आगरा किले की एक बेहद ही खूबसूरत और ख़ास जगह। इसे बनवाया था जहांगीर के बेटे बादशाह शाहजहां ने, और इसी स्थान पर शाहजहां और उनकी बेगम मुमताज़ महल रहते थे। यह इमारत पूरी सफ़ेद संगमरमर से बनी हुई है, बेहद ही खूबसूरत है यह इमारत। यहाँ पर संगमरमर में विभिन्न प्रकार से बहुत सारी इसमें अपना कला का प्रदर्शन भी किया गया है। इसमें पच्चेकारी भी आप देख सकते हैं, और यहाँ पर अगर आप देखें तो इसमें सफ़ेद संगमरमर में बेहद ही खूबसूरत इसमें पच्चेकारी भी की गई है, जो आप देख सकते हैं। यहाँ पर नीचे देखिए, इसमें बहुत ही खूबसूरत पच्चेकारी है। ये पूरी इमारत जो है वो एक सफ़ेद संगमरमर से बनी हुई है। खास महल के ठीक सामने ये देखिए, यहाँ पर फुब्बारे लगे हुए हैं और एक ये कुंड बना हुआ है यहाँ पर। और ये फुब्बारे जो हैं विशेष रूप से जो टैंक बने हुए थे, उन टैंकों में पानी के प्रेशर से ये फुब्बारे चलते थे। और इस टैंक में खूबसूरत महकते हुए गुलाब की पंखुड़ियाँ डाल दी जाती थी, जिससे पूरा वातावरण जो है वो एकदम बहुत ही महक उठता था यहाँ पर। ये जो जगह देख रहे हैं, यहाँ पर जो अगर हम ध्यान से इनको देखें तो वहाँ पर लोहे के हुक लगे हुए हैं। ये हुक जो हैं वो इसलिए लगाए गए हैं कि यहाँ पे इनके माध्यम से जो है वो पर्दे लटकाए जाते थे। इस इमारत की एक और ख़ासियत मैं आपको बताऊं कि इसमें जो आप देख रहे हैं यहाँ पर जो आलों में और वहाँ जो आपको काले काले रंग के दिखाई दे रहे हैं, आपको लग रहा हो कि ये कोई कलर पेंटिंग इसमें की गई हैं, बल्कि इसमें कलर पेंटिंग नहीं की गई। इसमें जितना भी ये कार्य है, यहाँ पर सोने का कार्य किया गया था। और इसमें जो ओरिजिनल गोल्डन पेंट है जो सोने से बना हुआ था, उसका इस्तेमाल किया गया था इसको बनाने के लिए। बाद में इसमें से सोने को जो है निकाल लिया गया और ये फिर इस रूप में यहाँ पर दिखाई देती हैं। इसकी अगर हम साइड कॉर्नर पर कुछ अगर हम देखें तो वहाँ पर जो आपको दिखाई दे रहा है वो अभी भी ओरिजिनल गोल्डन कलर है। वो इसलिए इसमें देखने के लिए इसके साक्ष्य के रूप में यहाँ पर मौजूद है। और साथ ही इसमें देखिए पत्थरों में कितनी खूबसूरत पच्चेकारी है जो पत्थर में है। ये अलग से नहीं चिपकाई गई है, बल्कि वाइट मार्बल में फूल पत्तियाँ जो दिखाई दे रही हैं, इस पत्थर पे ही कारीगरों द्वारा इसमें इनको नक्काशी की गई है, इनको उभारा गया है। ये देखिए कितनी खूबसूरत है यहाँ पर। और ये पत्थर जो है वो एक तरह से कहना चाहिए ये चमकने वाला पत्थर है, इससे प्रॉपर इसमें रोशनी रहती है इस महल में। खास महल के बराबर में किसी और इमारत के बारे में जिक्र किया जाए उससे पहले, चूँकि इसके ठीक सामने अंगूरी बाग है, तो अंगूरी बाग के बारे में भी जिक्र कर लिया जाए, उसके बारे में बात कर ली जाए। अंगूरी बाग के बीचों बीच में ये कुंड हम देख रहे हैं। यहाँ पर फुब्बारे के माध्यम से इसे भरा जाता होगा और इसके चारों ओर ये बगीचा है और इसमें जो है कुंड में गुलाब जल आदि डालकर इसको सुगंधित किया जाता होगा। चलो चलो चलो, सेकंड लास्ट था ये, अब लास्ट होने वाला। चलो अगर देखिए लास्ट में जब मारने वाला है तो तीन से लाइट आ रहा है, आपका फेस काला आ रहा है। खास महल और अंगूरी बाग से लगी हुई कॉर्नर पर एक बेहद ही खूबसूरत संरचना है, वो है शीश महल। जी हाँ, इसका जिक्र आपने कई बार सुना होगा। शीश महल एक ऐसी जगह, एक ऐसा महल जो शीशों से बना हुआ हो। इसकी अपनी खासियत है और वो क्या है मैं अभी आपको वहाँ दिखाता भी हूँ और उसके बारे में बताता भी हूँ। अब इसे पर्यटकों के लिए बंद कर दिया गया है, इसमें जाना अलाउ नहीं है। यहाँ पर शीश महल का बोर्ड लगा हुआ है, अगर हम देखें तो यहाँ पर ताला लगा हुआ है, लेकिन बाहर से भी हम इसको देखने की कोशिश करेंगे। ये जो शीश महल है
ये बेहद ही खूबसूरत दमकता हुआ एक महल है जिसमें छोटे छोटे शीशे लगे हुए हैं जो कि सीरिया से को मंगाया गया था ख़ास तौर पर, और इसको इस प्रकार से खूबसूरत तरीके से बनाया गया है कि इसमें एक बहुत ही भव्यता और एक सजावट का एहसास हो। जब इसमें छोटी सी भी रोशनी की जाती है तो वो पूरा ही ये महल है वो उनके शीशे जो हैं वो एकदम दमक उठते हैं। फिर दोबारा हम शीश महल से होते हुए इसी ख़ास महल परिसर में आए हैं और यहीं से फिर दोबारा एक छोटा सा एक गेट बना हुआ है ख़ास महल, जिधर से हम निकलते हुए अगली इसकी इमारत में पहुंच जाते हैं और वो है इमारत जहां आरा का महल। जी हाँ, इसमें रोशन आरा के महल और जहां आरा के महल में मैं आपको एक बेसिक अंतर समझाने की कोशिश करता हूं। वो ये है कि जहां आरा का जो महल है वो संगमरमर से बना हुआ है और रोशन आरा का जो महल है हमने देखा उस पर जो है वो एक वाइट प्लास्टर किया हुआ है, उसको एक सफ़ेद संगमरमर का लुक देने की कोशिश की गई है। तो जहां आरा का महल, चूँकि शाहजहाँ की बड़ी बेटी थी जहां आरा, इन दोनों की ही शादी नहीं हुई थी और इसका जो संरचना है वो अगर हम देखें तो एकदम पालकी स्वरूप में इसको बनाया गया है। ऊपर जो दिखाई दे रहा है वो किसी समय एकदम सोने का हुआ करता था, लेकिन आज वो सोने का नहीं है, उसको सोने का लुक दिया गया है। और ये जो एक बड़ा इसका एक हॉल है और इस हॉल के साथ ही साथ दो छोटे छोटे और इसमें कमरे लगे हुए हैं। खूबसूरत आले हैं, खूबसूरत इसकी संरचना है। ये इसका बड़ा हॉल है और इसके बराबर में अगर हम देखें तो ये इसका एक छोटा सा हॉल है जो देखिए यहाँ पर आप, ये भी बेहद ही खूबसूरत है। यहाँ एकदम झरोखा बना हुआ है जो बिल्कुल यमुना की ओर है और यहाँ से भी जो है वो ताजमहल का व्यू देखा जा सकता है इस ओर। अब हम इस जहां आरा महल से लगी हुई अगली इमारत की ओर चलते हैं। जो महल है जहां आरा का, उससे लगी हुई जो अगली जगह है वो उसे कहा जाता है झरोखा। मैं उसके बारे में आपको बताता हूँ। ये वो जगह है जहाँ से बादशाह अकबर और अकबर के बाद उनके बेटे जहांगीर जनता को दर्शन देते थे और यहीं पर जब जहांगीर बादशाह बने तो इसी स्थान पर उन्होंने यमुना की तरफ नीचे की ओर एक सोने की जंजीर, जो कहा जाता है कि 6 मन की थी और उसमें तकरीबन 60 घंटियां लगी हुई थी, वो यमुना के किनारे की ओर उस सोने की जंजीर को उन्होंने लगाया था, जिसे न्याय की जंजीर कहा जाता है, ताकि कोई भी फरियादी आकर के और उस जंजीर को खींच करके, उन घंटियों को बजा करके सीधे बादशाह से अपनी फरियाद कर सकता है, न्याय की मांग कर सकता है। तो यही वो स्थान है जहाँ पर जहांगीर ने बादशाह बनने के बाद अपनी न्याय की जंजीर लगवाई थी और यही वो झरोखे का स्थान है जहाँ से सुबह सुबह जहांगीर और उससे पहले अकबर जो हैं वो जनता को दर्शन देते थे। झरोखा से बिल्कुल लगी हुई अगली जो इमारत है इस लाल किले की, वो बहुत ही खूबसूरत जगह है। उसको कहा जाता है शाह बुर्ज या मुसम्मन बुर्ज। जब सन 1658 में औरंगज़ेब ने अपने पिता शाहजहाँ को कैद कर लिया तो इसी जगह पर मुसम्मन बुर्ज में ही उन्होंने अपने जीवन के अंतिम 8 वर्ष यहीं पर बिताए थे कैद में। तो ये वो जगह है जहाँ पर बादशाह शाहजहाँ अपने कैदी जीवन बिताया था। ये बहुत ही खूबसूरत है। यहाँ अगर हम देखें तो इसमें बहुत ही सुंदर बेशकीमती पत्थरों का जड़ाऊ कार्य यहाँ पर देखा जा सकता है। यहाँ पर बहुत ही सुंदर पच्चेकारी है और इसे बहुत ही एक शानदार एक लुक देते हैं। इसकी जो पच्चेकारी है, इसका जो आर्किटेक्ट है, वो यहाँ हम देख सकते हैं कि बेहद ही खूबसूरत जो अलग अलग तरह के जो पत्थर हैं वो इसमें जड़ाऊ कार्य इसमें किया गया है। यहाँ पर एक बेहद ही खूबसूरत हम देख सकते हैं फुब्बारा लगा हुआ है, एक कुंड भी है और इस पूरी ही इमारत की पच्चेकारी की जितनी प्रशंसा की जाए उतनी कम होगी। और कहा जाता है कि अपने जीवन के अंतिम दिनों में बादशाह शाहजहाँ यहीं से ताजमहल को देखते हुए ही उन्होंने अपनी जीवन लीला को समाप्त किया था और इसी मुसम्मन बुर्ज से ही बादशाह शाहजहाँ के शव को ले जाया गया यमुना नदी से होते हुए और ताजमहल में उन्हें दफना दिया गया।
इसमें अभी भी बेहद ही सुंदर जो पत्थर हैं उनके जड़ाऊ कार्य को देखा जा सकता है। कुछ जगह जो खाली दिखाई दे रही हैं इनको लोगों द्वारा नुकसान भी पहुंचाया गया है, जो कि अब यहाँ पर इनके खाली जगह के रूप में दिखाई देता है। ये हमारा नैतिक दायित्व भी होता है कि जब हम स्मारकों को घूमें तो उनको संरक्षित भी करें, उनके बारे में जानकारी प्राप्त करें, उन्हें किसी भी रूप में नुकसान न पहुँचाएँ। ये हम लोगों की नैतिक जिम्मेदारी है। मुसम्मन बुर्ज के इस आंगन में अगर हम ध्यान से देखें तो यहाँ पर जो ये खाने बने हुए हैं, ये दरअसल कोई सामान्य खाने नहीं हैं, बल्कि ये चौसर के खेल के खाने हैं। और इन खानों में गोटियों के स्थान पर बादशाह जो हैं वो दासियों को खड़ा करके इस खेल को खेला करते थे। तो मुसम्मन बुर्ज के इस आंगन में हम देखें तो ये चौसर भी यहाँ पर बनी हुई है। मुसम्मन बुर्ज के ठीक सामने अगर हम देखें तो एक छोटा सा झरना भी हमें दिखाई दे रहा है। ये बेहद ही खूबसूरत, इस पर संगमरमर का कार्य भी किया गया है। जो झरना बहुत ही खूबसूरत दिखाई दे रहा है। यहाँ से होकर के पानी बहुत ही खूबसूरत दिखाई देता हुआ बहता हुआ। और ये सामने हम ठीक इसके देखें तो ये मुसम्मन बुर्ज है। मुसम्मन बुर्ज के सामने से इस दरवाजे से होते हुए हम आगे बढ़ेंगे। तो अब इन सीढ़ियों के माध्यम से हम यहाँ से मुसम्मन बुर्ज से आगे बढ़ते हैं। तो मुसम्मन बुर्ज से होते हुए, सीढ़ियों से होते हुए हम आगे आए हैं। तो यहाँ सबसे पहली सन रही है वो है मीना मस्जिद। दरअसल ये जो मीना मस्जिद है वो शाहजहाँ द्वारा अपने पर्सनल प्रयोग के लिए इसको बनाया गया था। और बादशाह शाहजहाँ इसमें नमाज अदा करते थे और इसलिए इसे कहा जा सकता है कि ये उनकी अपनी एक प्राइवेट मस्जिद थी, मीना मस्जिद। जैसे ही हम मीना मस्जिद के बराबर से इस रास्ते से आगे बढ़ते हैं तो बेहद ही खूबसूरत एक इमारत हमारे सामने होती है, जिसको कहा जाता है मच्छी भवन। किसी समय यहाँ पर कई सरोवर की संरचनाएं थीं जिनमें मच्छी पाली जाती थीं, और जो रानियाँ थीं, बेगम थीं और हरम की जो महिलाएं थीं वो मनोरंजन के लिए इनमें मच्छियाँ पकड़ती थीं। इसलिए इसका जगह का जो नाम है वो मच्छी भवन पड़ गया। ये बैठने की जगह है यहाँ पर। यहाँ पर अगर हम देखें सामने कई आपको कमरे दिखाई दे रहे हैं। दरअसल जो मुग़ल अधिकारी थे, मुग़ल अधिकारियों के अपने कार्यालय थे, ये उनसे जुड़े हुए ये कमरे हैं। इसलिए इन कमरों का जो प्रयोग है कार्यालय के रूप में मुग़ल अधिकारियों द्वारा किया जाता था। मच्छी भवन की इस इमारत से लगी हुई एक इमारत है जिसका नाम है दीवाने खास। जैसा कि इसके नाम से आप समझ सकते हैं कि ख़ास लोगों के लिए बनाई गई एक ऐसी इमारत जहां बादशाह अपनी ख़ास लोगों के साथ, ख़ास मनसबदारों के साथ, ख़ास अधिकारियों के साथ बैठ कर के विभिन्न विषयों पर मंत्रणा कर सके। तो वो जो जगह है वो है दीवाने खास। और इस स्वरूप में जो हम देख रहे हैं ये संगमरमर की बनी हुई है दीवाने खास, और इसको बनवाया था शाहजहाँ द्वारा। वाइट मार्बल का जो कार्य हम देख रहे हैं वो शाहजहाँ के समय में इन इमारतों में किया गया। इन इमारतों को, वाइट मार्बल की इमारतों को शाहजहाँ ने बनवाया था। ये बेहद ही खूबसूरत है और इसकी अपनी एक कई किस्से इतिहास के इस जगह से जुड़े हुए हैं, और उनमें से एक किस्सा मैं आपको अभी बताऊंगा। उससे पहले ये मैं जगह आपको दिखा रहा हूँ, ये है दीवाने खास। अगर हम इसमें देखें तो ये जाने के लिए ऊपर सीढ़ियाँ बनी हुई हैं, और ध्यान दें तो देखिए ये बेहद ही खूबसूरत इसके पिलर हैं जिन पर सुंदर पच्चेकारी का काम भी किया गया है। और अगर हम देख पा रहे हैं तो सामने दीवाने खास में वहाँ पर उर्दू और फ़ारसी में बहुत सी बातें भी लिखी हुई हैं यहाँ पर। और अंदर जो है वो बाहर ये बरामदा है और उसके अंदर जो है वो उसका हॉल भी बना हुआ है जहाँ बैठ कर के बादशाह जो हैं वो मंत्रणा करते थे। दीवाने खास के सामने ये खुला एक स्थान है जहाँ काफ़ी जगह है। मैं आपको दीवाने खास से जुड़ा हुआ एक इतिहास का बहुत ही रोचक किस्सा बता रहा हूँ। ये बात है सन 1666 की, जब
पुरंदर की संधि के बाद शिवाजी महाराज जो हैं अपने बेटे संभाजी के साथ औरंगज़ेब से मिलने के लिए आए थे। तो दीवाने खास में ही शिवाजी महाराज औरंगज़ेब से मिलने के लिए आए, उन्हें यहीं पर लाया गया, लेकिन औरंगज़ेब द्वारा यथोचित उनको सम्मान नहीं दिया गया, जिसके चलते हुए शिवाजी महाराज जो है वो रुष्ट हो गए और उसके बाद इस दरबार में कभी ना आने का उन्होंने अपना एक निर्णय किया। बादशाह औरंगज़ेब ने उनको इस बारे में समझाने की अपनी कोशिश की, या कह सकते हैं इतिहास की दृष्टि से कि बादशाह औरंगज़ेब ऐसा ही कुछ चाहता था। उनको जो व्यवहार किया था उसका वेल प्लान व्यवहार था। उसके बाद तकरीबन मई 1666 में शिवाजी महाराज आगरा आए थे, लेकिन अपने साथ हुए अपमानजनक व्यवहार के चलते वो इस दरबार से रुष्ट हुए। उसके बाद औरंगज़ेब ने उन्हें आगरा में ही कैद किया और कुछ महीने कैद रहने के बाद अगस्त 1666 को शिवाजी महाराज औरंगज़ेब की कैद से निकल गए। किस तरह से निकले वो इतिहासकार अलग अलग अपने मत उसमें देते हैं। वो आज भी इतिहास में एक चर्चा का विषय रहता है कि किस प्रकार से शिवाजी महाराज आगरा से निकले। तो यही वो दीवाने खास जगह जहाँ पर शिवाजी महाराज की औरंगज़ेब के साथ मुलाकात हुई थी। दीवाने खास के सामने जो आंगन है उसमें ये काले पत्थर का बना हुआ एक सिंहासन है। ये वही सिंहासन है जब अकबर के समय उसके बेटे जहांगीर ने विद्रोह किया था, तो इसी सिंहासन का प्रयोग उसने इलाहाबाद में एक तरह से अपना शासन चलाने में किया था। और काले सिंहासन के ठीक सामने एक मच्छी भवन की ओर यहाँ पर एक सफ़ेद संगमरमर का भी सिंहासन रखा हुआ है। इसके ठीक सामने जो है वो शाही हम्माम है। अब हम मच्छी भवन से होते हुए इसकी अन्य इमारतों को देखने के लिए चलते हैं। ये हम मच्छी भवन से बगल से जो रास्ता बना हुआ है वहाँ से होते हुए निकल रहे हैं और अगली बिल्डिंग को देखने के लिए जा रहे हैं। मच्छी भवन के एक कोने पर यहाँ पर एक मस्जिद है जिसका नाम है नगीना मस्जिद। इस नगीना मस्जिद का निर्माण भी शाहजहाँ द्वारा कराया गया था और ये नगीना मस्जिद का प्रयोग जो हरम की महिलाएं थीं वो नमाज अदा करने के लिए इसका प्रयोग करती थी। अभी इसको भी बंद किया गया है, अंदर जाने की इसमें अनुमति नहीं है। अब मच्छी भवन के बराबर से होकर के हम नीचे उतर रहे हैं। जो रास्ता खुलता है वो इस आगरा फोर्ट की एक बेहद ही खूबसूरत इमारत दीवाने आम की ओर आकर के निकलता है। अब इस वक्त हम मौजूद हैं आगरा फोर्ट की बहुत ही खूबसूरत इमारत दीवाने आम में। पब्लिक के मसलों के बारे में राजा अपना जो है फैसले सुनाता था, पब्लिक की फरियाद सुनता था। एक कॉमन उसका दरबार होता था, वो है दीवाने आम। जिस रूप में आज हम इसको देख रहे हैं वो बेहद ही खूबसूरत वो है दीवाने आम, जिसे बनवाया था शाहजहाँ द्वारा। वाइट मार्बल का बेहद ही खूबसूरत इसमें प्रयोग किया गया है। और जो ये सिंहासन हम नीचे देख रहे हैं, इस सिंहासन का जो प्रयोग है वो बादशाह के वजीर के लिए किया जाता था। और जो ऊंचाई पर जो जहाँ पर ये सिंहासन रखा जाता था उसका वो जगह है वो बादशाह बैठने की जगह है। दीवाने आम से बिल्कुल लगी हुई एक ऐसी इमारत मैं आपको अब दिखा रहा हूँ जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं, या यूँ कहिए कि उस इमारत को वो देखने नहीं पहुँच पाते हैं। ये इमारत है राजा रतन सिंह की हवेली।
आगरा का यह ऐतिहासिक किला एक नहीं बल्कि कई शासकों के अधीन रहा है। मुगलों से इस किले को जाटों ने जीत लिया। 12 जून सन 1761 को भरतपुर के प्रतापी शासक महाराजा सूरजमल ने इस किले को जीत लिया तथा सन 1774 तक यह किला लगातार जाट शासकों के नियंत्रण में रहा। ऐसा उल्लेख है कि जाट शासकों के कई भवन और हवेलियां इस किले में आज भी मौजूद हैं। राजा रतन सिंह की हवेली इन्हीं निर्माणों में से एक है। भरतपुर के जाट शासक राजा रतन सिंह ने सन 1768 से सन 1769 तक इस किले पर शासन किया। बाद में सन 1785 से 1803 तक यह किला मराठों के अधीन रहा तथा सन 1803 में अंग्रेजों ने आगरे के इस ऐतिहासिक किले पर अपना नियंत्रण स्थापित कर लिया।